नमस्कार। सलाम वालेकुम। ग्रामसी ग्रामसी महोदय, जितना दुख खुद ने देखा था उतना ही दुख क्लास को भी हुआ है। 2 दिन क्लास डिस्टर्ब है ही बीच में। एंटोनियो ग्रामसी। ग्रामसी की प्रिजन नोटबुक, मॉडर्न प्रिंस और रिवोल्यूशन अगेंस्ट दास कैपिटल, दास कैपिटल के खिलाफ क्रांति, ये कुछ लेख और पुस्तकें हम चर्चा कर चुके थे। उसके बाद हम चर्चा कर चुके थे इसकी जो राजनीतिक अवधारणाएं और इनके विचार थे ग्रामसी के, उनकी हम चर्चा कर चुके थे। हम कर चुके थे कि ग्रामसी नव मार्क्सवादी क्यों है, ये हम चर्चा कर चुके थे। इसने मार्क्स में क्या सुधार किया, आर्थिक निर्धारणवाद की आलोचना की और हेगल का सहारा लिया इसने। तो हमने ये कहा था कि ये नव मार्क्सवादी इसलिए है कि इसने मार्क्स का कौन सा अध्ययन किया, हेगलवादी अध्ययन किया, या हेगेलियन मार्क्सिज्म है इसका। वो नव मार्क्सवाद के हमने आधार तैयार किए थे। फिर समाज को 2 भागों में बांटा, और समाज भी वो जटिल समाज जिसको वो कौन सा समाज कह रहा है, बुर्जुआ समाज। इस बुर्जुआ समाज को उसने 2 भागों में बांटा, एक आधार और दूसरा सुपरस्ट्रक्चर्स, अधिसंरचनाएं। और ये अधिसंरचनाएं भी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए ग्रामसी को हम कौन सा थिंकर कहते हैं, सुपरस्ट्रक्चर्स का थिंकर, अधिसंरचनाओं का। इसने इनका व्यापक उल्लेख किया है। इसका उल्लेख तो पहले बहुत कर चुका था कार्ल मार्क्स। बच गई थी ये, क्योंकि ये सारी थी वो अधिसंरचनाएं थी, स्वायत्त नहीं थी। तो मार्क्स की बजाय अच्छा वर्णन किसने किया, ग्रामसी ने। और इनको 2 भागों में बांट दिया, एक है नागरिक समाज और दूसरा है राजनीतिक समाज। नागरिक समाज जो बुद्धि पे हमला करके और लेजिटिमेसी स्थापित करता है, वैधता स्थापित करता है, वो सारी संस्थाएं, निजी संस्थाएं आती थी नागरिक समाज में, सिविल सोसाइटी जिसको हम कर रहे हैं। और दूसरा था पॉलिटिकल सोसाइटी। ये बलमूलक संस्थाएं होती है, इसमें ताकत का प्रयोग किया जाता है, बुद्धि और बुद्धि परिवर्तन, विचार परिवर्तन इसमें नहीं आता। अब इस नागरिक समाज का प्रयोग करके और जो वर्ग है, जो बुर्जुआ वर्ग है, जो सत्ताधारी वर्ग है, वो समाज में क्या स्थापित कर लेता है, हेजेमनी स्थापित कर लेता है। हेजेमनी होता है वैचारिक या सांस्कृतिक प्रभुत्व। और तत्कालिक पूंजीवादी संस्थाओं की वैधता को साबित करके उनको मस्तिष्क में बिठा देता है। वो हमने हेजेमनी किया था। अब इस हेजेमनी से हम निपटें कैसे, तो इसकी काउंटर हेजेमनी तैयार करनी होगी। और काउंटर हेजेमनी का जो काम करेंगे वो कौन करेंगे, उसका नाम होगा आधुनिक राजकुमार। ये होंगे मॉडर्न प्रिंस, जो एक दल के सदस्य होंगे जिनका काम ही क्रांति करना होगा और विचारों में परिवर्तन करना होगा। अब ये आधुनिक राजकुमार हेजेमनी को समाप्त करने के लिए घुसेंगे कहां घुसेंगे, सिविल सोसाइटी में घुसेंगे। ठीक, ये आधुनिक राजकुमार हैं, ये कैसे होंगे, तो वो कहता है कि ये बुद्धिजीवी होते हैं। और उसने कहा बुद्धिजीवी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं परंपरागत बुद्धिजीवी, कि ये यथास्थितिवाद के समर्थक होते हैं, अलग जीवन जीते हैं, वर्ग के साथ घुल मिलकर नहीं रहते, वो परंपरागत ट्रेडिशनल बुद्धिजीवी होते हैं। दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक या जैविक बुद्धिजीवी। ये वर्ग के साथ घुल मिलकर रहते हैं और वर्ग के लिए काम करते हैं और प्रैक्टिस का प्रयोग करते हैं, अपने सिद्धांत और उनको व्यवहार में डालने का जो काम करते हैं, वो जैविक बुद्धिजीवी होते हैं। जैसे जैसे समाज बदलता है तो समाज में बदलाव में जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो कौन होते हैं, जैविक बुद्धिजीवी। तो परंपरागत बुद्धिजीवी क्या करते हैं, ये तो व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। तो परंपरागत जो बदलना चाहते हैं वो कौन से होते हैं, जैविक। अब ये जो होब्स था, मैकियावेली था, लोक था, ये परंपरागत थे
या ये जैविक थे? आप बताओ, सोचो आप। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैकियावेली, होब्स और लोक ये कैसे विचारक थे? ये जैविक बुद्धिजीवी थे जो मध्यकाल को बदल रहे थे, राष्ट्र राज्य ला रहा था, धर्म की खिलाफत कर रहा था मैकियावेली, और जीवन के अधिकार की रक्षा करके और पूंजीवाद और बुर्जुआ समाज की चर्चा कर रहा था होब्स, और प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करके और संपत्ति का अधिकार देके और पूंजीवाद की स्थापना कर रहा था सामंतवाद के खिलाफ और राज्य तंत्र के खिलाफ और राजतंत्र और निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ। कौन? लोग। तो ये सब कौन से जीवी थे? ये जैविक बुद्धिजीवी थे। लेकिन ये जैविक बुद्धिजीवी थे किसके? बुर्जुआ के, पूंजीवादी समाज के जैविक बुद्धिजीवी थे जिन्होंने सामंतवाद की खिलाफत की थी। अब इनके खिलाफ भी अगर उनको बदलना है तो कौन से बुद्धिजीवी लाने पड़ेंगे? अब जो साम्यवाद की स्थापना करेंगे, जो मार्क्सवाद की स्थापना करेंगे, जो समाजवाद की स्थापना करेंगे, वो सारे बुद्धिजीवी लाने होंगे। तो बुद्धिजीवी बदल जाएंगे, क्योंकि जो कम्युनिस्ट बुद्धिजीवी होंगे, जो मार्क्सवादी समाज की स्थापना करेंगे, साम्यवादी की स्थापना करेंगे, उनके साथ संकट ये है कि उनके पास संसाधनों का क्या होता है? अभाव होता है। तो इंडिविजुअल रूप से बुद्धिजीवियों को तैयार करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धिजीवी तब तैयार होते हैं जब उनके पेट में क्या होता है? पूर्ण भोजन होता है, उनकी सारी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होती है। तो सर्वहारा के पास या उपाश्रित जो लोग होते हैं, सबाल्टर्न जो होते हैं, उनके पास तो खुद के पास ही खाने को नहीं होता, उनके बुद्धिजीवी क्या खाएंगे? तब ऐसा किया जाता है कि बुद्धिजीवियों का एक सामूहिक निर्माण किया जाता है। वो सामूहिक रूप से एक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, और वो व्यक्तित्व कौन सा होता है? आधुनिक राजकुमार यानी मॉडर्न प्रिंस। एक सामूहिक व्यक्तित्व है, ये एक दल है। इस दल के बुद्धिजीवी होते हैं जो एक दूसरे की सहायता करते हैं, समझाते हैं और चेतना का प्रसार करते हैं। तो ये हमने आधुनिक राजकुमार का कंसेप्ट किया था। फिर ये जो आधुनिक राजकुमार हैं ये करेंगे क्या? मॉडर्न प्रिंस। तो मॉडर्न प्रिंस का तात्पर्य राजनीतिक दल क्या करेगा? तो राजनीतिक दल दो प्रकार की क्रांतियां करते हैं, यानी किसी भी देश में अगर साम्यवाद लाना है या व्यवस्था परिवर्तन करना है तो कितने प्रकार की क्रांतियां करनी होगी? दो प्रकार। मार्क्स ने क्रांति का एक ही प्रकार बताया था, वो था स्थितियों का ही, उस कुछ नहीं उसने बताया नहीं, उसने क्रांति की चर्चा की, उसने और कुछ नहीं कहा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो पूंजीवादी समाज था वो अत्यंत मात्रा में क्या हो गया था? जटिल हो गया था समाज। जबकि कार्ल मार्क्स ने इसको बहुत ही साधारण समझा था कि यहां सिर्फ कितने वर्ग होते हैं? दो वर्ग होते हैं, और जो शोषण का आधार होता है वो सिर्फ कौन सा होता है? आर्थिक होता है। बाद में समाज बदल गए हैं और ज्यादा जटिल हो गए, शोषण के और सारे आधार तैयार हो गए, विशेषकर मानसिक शोषण ज्यादा होने लगे, वैचारिक शोषण ज्यादा होने लगे, बुद्धि के ऊपर प्रभाव ज्यादा हो गया। तो ऐसे जटिल बुर्जुआ समाज हैं, उनमें कितने प्रकार की क्रांतियां हो सकती है? तो बोला दो प्रकार की क्रांतियां होती है। एक होती है गतिशील या दाव पेच वाली क्रांति, और दूसरी होती है स्थिति वाली क्रांति, सिचुएशनल रिवॉल्यूशन होती है। ये तो वहां होती है जो पिछड़े हुए समाज होते हैं, जो सिंपल समाज होते हैं, साधारण समाज होते हैं, सामंतवाद से परिवर्तित हो रहे हैं, सामंती समाज है। रूस में और चीन में गतिशील क्रांतियां हो सकती है, दाव पेच की क्रांतियां होती है। इसमें दो वर्ग लठ लेके सीधा एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं, एक तरफ बुर्जुआ हो जाता है, उनके सामने दूसरा वर्ग हो जाता है। तो ये पिछड़े हुए समाजों में तो ये हो जाती है। दूसरा क्या है कि जो औद्योगिक समाज है ना, इनमें ये वाली क्रांति नहीं हो सकती, दो वर्ग सीधा झगड़ नहीं सकते, जैसा कि रूस में झगड़ लिए थे। यहां क्यों नहीं झगड़ सकते? अब ये देखो, रूस में, क्यूबा में, चीन में तो ये हो सकता है, लेकिन ये यानी अमेरिका में नहीं हो सकता। ये गतिशील युद्ध, दाव पेच का युद्ध है, वहां दो वर्ग सीधे नहीं लड़ सकते। ये ब्रिटेन में नहीं हो सकता, ये जर्मनी में नहीं हो सकता, ये फ्रांस में नहीं हो सकता, स्पेन में, पुर्तगाल में, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, यहां नहीं हो सकता ये। तो बताओ क्यों? क्योंकि जो वर्ग शोषित वर्ग है, जिसका शोषण हो रहा है, उसका मस्तिष्क तैयार ही नहीं है क्या करने के लिए? क्रांति करने के लिए। तो पहले उनका क्या बदलना होगा? मस्तिष्क बदलना होगा, फिर वो तैयार होंगे, फिर वो क्रांति करेंगे। तो इसको कौन सी क्रांति बोलते हैं? स्थितियों का युद्ध बोलते हैं। फिर गांधी की चर्चा चल रही थी कि गांधी क्या कर रहा है। तो गांधी क्या कर रहा है? पहले मानसिक परिवर्तन कर रहा है भारतीयों के अंदर, और फिर उसके बाद हड़तालें वड़तालें करा के कौन सी क्रांति कर रहा है? ये वाली क्रांति कर रहा है, सविनय अवज्ञा के द्वारा, अन्य के द्वारा। तो वो गतिशील क्रांति भी कर रहा है, दोनों का एक साथ उपयोग कर रहा है, इसका ये कहना है।
यहां तक हमने इसके साथ साथ एक मुद्दे पे हमने और चर्चा कर ली थी। मैंने आपको यह भी बता दिया था कि ग्रामसी है वो राज्य को सापेक्ष रूप से क्या मानता है, स्वायत्त। ये क्यों मानता है? क्योंकि हमने देखा है कि आधार के साथ साथ महत्वपूर्ण क्या है, अधिसंरचनाएं भी। परिवर्तन कहीं से भी हो सकते हैं, वो अधिसंरचनाओं से भी शुरुआत कर सकते हैं, ये हमने देख लिया था। अब हम इससे आगे ग्रामसी को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो आमतौर के ऊपर आते हैं, सिविल सोसाइटी की परिभाषा आती है कई बार तो सीधी, कि किसने इनको मिट्टी और के टीले और बांध और किले कहा है, राज्य को पानी की खाई कहा है, ये सारा है। बुद्धिजीवियों के बारे में आ सकता है, मॉडर्न प्रिंस के बारे में ये कौन होता है। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन जो नेट जेआरएफ में आते हैं, वो किसको लेके आते हैं? हेजेमनी आती है। सीधा ही आपको प्राधान्य लिखा आएगा, इंग्लिश में हेजेमनी लिखा आएगा, और सीधा किसके साथ जोड़ना है आपको? वो ग्रामसी के साथ। ये शब्द है नहीं, सबसे फेमस शब्द है ग्रामसी का। तो जैसे अब आज का टर्म्स आ रही है, तो सीधी टर्म्स आएगी, तो हेजेमनी या कल्चरल हेजेमनी ऐसा लिखा आएगा आपके, या आइडिया की हेजेमनी। अब दो शब्दों की ओर चर्चा कर लेते हैं जब इनकी चर्चा कर रहे हैं। प्रभुत्व दो प्रकार का हो सकता है। एक प्रभुत्व कौन सा समाज लाता है? नागरिक समाज लाता है, तो प्रभुत्व, हेजेमनी। दूसरा कौन सा समाज लाता है? राजनीतिक समाज। नागरिक समाज वैधता लाता है, और ये बल, ये शरीर पे चोट करता है, और ये चोट करता है कहां? मस्तिष्क के ऊपर। ये वैधता, लेजिटिमेसी लाता है, वैधता लाता है, दिल से स्वीकार करवाता है चीजों। तो ये मस्तिष्क को कंट्रोल में करता है, और ये बलपूर्वक किसको कंट्रोल में करते हैं? हमारे शक्ति के द्वारा शरीर को कंट्रोल में करते हैं। अब लुई अल्थुजर भी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करता है। लुई अल्थुजर कहां पढ़ा था आप देखो? 4 मार्क्स में पढ़ा था, संरचनात्मक मार्क्सवाद में पढ़ा था, फ्रांस का था, चर्चा चल हुई थी अपनी पूरी। ये नागरिक समाज को बोलता है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपार्चर। अपार्ट्स होता है यंत्र या उपकरण इनका, आईएस से बोलता है। ये दो शब्दावली बहुत ही फेमस है, क्यों आगे भी इनकी बार बार चर्चा आएगी। आईएस से, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपार्ट्स। इसका तात्पर्य, अपार्ट्स होता उपकरण, वैचारिक राज्य उपकरण। इसका तात्पर्य क्या होता है? वैचारिक राज्य उपकरण। हाँ, ये ना आइडियोलॉजी के द्वारा, यानी राज्य स्टेट है, वो किस उपकरण का प्रयोग कर रहा है? आइडियोलॉजी का। दूसरा है रिप्रेशन वाले, दबाव वाले, इनको बोलता है दमनात्मक राज्य उपकरण। आरएस से। रिप्रेशन, दबाव या दमनकारी, स्टेट अपार्ट्स, दमनात्मक राज्य उपकरण। तो ये काय का प्रयोग करते हैं? बल का। तो देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, सेम बातें हैं। जो ग्रामसी कह के गए उन्हीं को कुछ और शब्दों में कौन बोल के चला गया है? लुई अल्थुजर चला गया है। तो लुई अल्थुजर के जो शब्दावली है आईएस से और आरएस से, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपार्ट्स और रिप्रेशन स्टेट अपार्ट्स, दमनात्मक राज्य उपकरण। अब आप ये बताओ कि आइडियोलॉजिकल स्टेट अपार्ट्स कौन कौन से हैं? चलो आपसे पूछ, अगले क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये बताओ कि वैचारिक राज्य उपकरण कौन कौन से हैं? सबसे अच्छा माध्यम है शिक्षा, हमारा परिवार, धर्म, हमारे क्लब, हमारे पीयर्स ग्रुप, मित्र मंडली, ये सब कौन से हैं? आइडियोलॉजिकल है, ये विचार पैदा, वुड नागरिक समाज वाले। तो ये बताओ दमनात्मक कौन से हैं फिर? गुड, पुलिस है, मिलिट्री है, हमारी न्यायपालिका है, सरकार है। ये क्या करती है?
दमनात्मक राज्य उपकरण। ठीक, यहां तक हम समझ गए हैं। और हमने इसके साथ साथ काय की चर्चा कर ली है, लुई अल्थुजर की भी चर्चा कर ली। कौन सी पुस्तक की थी? 4 मार्क्स। अब हम इसे आगे बढ़ते हैं और कुछ छोटी छोटी शब्दावलियां करते हैं इसकी। हम एक चर्चा कर रहे हैं हिस्टोरिकल ब्लॉक। हो सकता है सीधी शब्दावली आ जाए, हिस्टोरिकल ब्लॉक। ऐतिहासिक गुट, मैं एक शब्द और लिखूं, ये क्या था? ऐतिहासिक सापेक्षवाद। ये शब्दावली बताई थी, याद आ रहा है क्या आपको? हाँ, और आधारों के ऊपर भी। इतिहास सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। इतिहास को केवल आर्थिक तत्व प्रभावित नहीं करते बल्कि और सारे तत्व भी प्रभावित करते हैं। ऐतिहासिक सापेक्षवाद है। और ये मैं लिख दो, ऐतिहासिक निरपेक्षवाद है। अब मैं एक शब्द लिख रहा हूं, ऐतिहासिक निरपेक्षवादी कौन कौन है? तो मैं आपको दो ही शब्द बोलूंगा। ऐतिहासिक निरपेक्षवादी है हेगल और वो है कार्ल मार्क्स। हेगल कह रहा है कि इतिहास एक ही निरपेक्ष तत्व की वजह से बढ़ता है, वो है आइडिया। और कार्ल मार्क्स कहता है एक ही तत्व की वजह से बढ़ता है, वो है मैटर। सापेक्षवाद कहता है और भी तत्व है वो महत्वपूर्ण होते हैं। हम तो ऐतिहासिक गुट की चर्चा कर रहे हैं। ये कौन है? सिंडिकलिज्म, जॉर्ज सोरेल का सिंडिकलिज्म हमने कई बार पढ़ा है। ये सिंडिकलिज्म को बोलते हैं अपन, श्रेणी समाज नहीं बोलते, सिंडिकेट से बनाइए। श्रम संघवाद, पहले इसको देख लेते हैं, श्रम संघवाद क्या है, फिर ये मुद्दा भी समझ में आ जाएगा। फिर इसको ऐतिहासिक गुट भी आ जाएगा, फैक्ट्री काउंसिल है वो भी समझ में आ जाएंगे। इसको देने वाला व्यक्ति है वो एक फ्रांसीसी है जिसका नाम है जॉर्ज सोरेल। जॉर्ज सोरेल कह रहा है चूंकि मूल झगड़ा आर्थिक तत्वों को लेके है तो राजनीति में हस्तक्षेप क्यों करें, सीधा ही कहां कब्जा कर लें? आर्थिक क्षेत्र पे कब्जा कर लो, सीधे फैक्ट्रियों पे कब्जा कर लो। मजदूर जो काम करेंगे वो फैक्ट्रियों पे कब्जा कर लेंगे, हड़ताल कर देंगे तोड़ फोड़ करके और फैक्ट्रियों पे कब्जा कर लेंगे। ये एक फ्रांसीसी विचारक था जॉर्ज सोरेल जिसने श्रम संघवाद दिया है, सिंडिकलिज्म दिया है। तो हमें एक बार नाम याद करना है किसका? जॉर्ज सोरेल का, जो कि फ्रांस का था। जब फेबियनवाद आया था ब्रिटेन में, और फेबियनवाद से निकली हुई एक धारा है वो है श्रम संघवाद, जिसको अपन बोलते हैं गिल्ड सोशलिज्म। गिल्ड सोशलिज्म किया था कि गिल्ड से नेतृत्व करेगी उद्योगों का, एक पूंजीपति नेतृत्व नहीं करेगा बल्कि एक समूह होगा वो चलाएगा उद्योगों को। तो गिल्ड सोशलिज्म किया था। तो जिस टाइम ब्रिटेन में गिल्ड सोशलिज्म था उस टाइम फ्रांस में क्या चल रहा था? सिंडिकलिज्म चल रहा था। अब इतने जॉर्ज सोरेल नाम याद हो गया, इससे ये अवधारणा आई है ऐतिहासिक गुट, हिस्टोरिकल ब्लॉक बनाना पड़ेगा। इस ब्लॉक में कौन कौन शामिल होंगे? तो ग्रामसी ये कहता है कि समाज उतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल कार्ल मार्क्स कह के है। एक समाज में हितों की बहुलता पाई जाती है। तो आप ऐसा बंटवारा नहीं कर सकते कि एक होंगे वो बुर्जुआ होंगे और दूसरे सबाल्टर्न होंगे। और भी बहुत सारे दबाव समूह काम करते रहते हैं और बहुत सारे राजनीतिक दल काम करते रहते हैं जो अलग अलग मुद्दों पे उठाते थे। कोई स्त्रियों का मुद्दा उठा रहा है, कोई पर्यावरणवाद का मुद्दा उठा रहा है, कोई धर्म का मुद्दा उठा रहा है, कोई जाति का मुद्दा उठा रहा है। ऐसे मुद्दे उठाने वाले, हितों की चर्चा करने वाले बहुत सारे प्रतिनिधि संगठन खड़े हो जाते हैं। अब अगर आपको जीतना है बुर्जुआ सोसाइटी के खिलाफ तो इन सब को क्या करना पड़ेगा? एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा। डिप्रेस्ड क्लास के, दमित वर्ग के, उपाश्रित वर्ग के जितने भी संगठन और दबाव समूह होंगे सबको क्या करना पड़ेगा? एक करना पड़ेगा। और जो लोग आपसे सिंपैथी रखते हैं
उनको एक करके फिर वार करना होगा। इसको अगर अच्छी तरह से समझे तो माओ के यहां में बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। माओ बोला कि हमारा जो युद्ध है वो अकेले बुर्जुआ के खिलाफ नहीं है, बल्कि चीन अभी सामंतवादी देश है, तो यहां सामंतों के खिलाफ भी है। चीन के ऊपर पश्चिम की गिद्ध दृष्टि है, इसलिए ये पाश्चात्यवाद के भी खिलाफ है और उपनिवेशवाद के भी खिलाफ है। तो झगड़ा गुलामी के खिलाफ है, बाहरी देशों के खिलाफ है, झगड़ा सामंतवाद के खिलाफ है, और झगड़ा बुर्जुआ समाज पूंजीवाद के खिलाफ है। तो झगड़े तीन हैं। तो ब्लॉक को क्या करना पड़ेगा? विस्तृत करना पड़ेगा। तो किसका सहयोग लेना पड़ेगा? किसानों का सहयोग लेना पड़ेगा, मजदूरों का सहयोग लेना पड़ेगा, और जो राष्ट्रवादी व्यक्ति होता है उसका भी सहयोग लेना पड़ेगा। छोटे बुर्जुआ का सहयोग भी लेना पड़ेगा, छोटे पूंजीपतियों का जो चीन के को प्रेम करते हैं। जैसे मैं कहूं भारत के संदर्भ में कि भारत के संदर्भ में अगर क्रांति करनी है तो किसानों को साथ लेना पड़ेगा, यहां मजदूरों को साथ लेना पड़ेगा, छोटे बुर्जुआ जो छोटे पूंजीपति छोटे हैं वो उनको साथ लेना पड़ेगा, व्यापारी हो गया कोई हो गया। चौथा साथ लेना पड़ेगा देशी बुर्जुआ। देशी बुर्जुआ कौन से होते हैं? टाटा, बिड़ला, ये कैसे बुर्जुआ थे? बजाज, ये देशी पूंजीपति थे उस टाइम के। तो ऐसे करके और एक क्या तैयार होता है? एक हिस्टोरिकल ब्लॉक तैयार होता है। यानी बुर्जुआ के खिलाफ बाकी सारे और जो समूह उनको क्या करना होगा? एक करना होगा, तब क्या बनेगा? एक हिस्टोरिकल ब्लॉक। अकेले मजदूरों के बल के ऊपर युद्ध जीता नहीं जा सकता, क्रांति नहीं की जा सकती बुर्जुआओं के खिलाफ। तो अन्य का भी सहयोग लेने को वो क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल ब्लॉक बोलते हैं। और एक चर्चा उन्होंने और की है, तो बिल्कुल सिंपल सी चर्चा है, वो है फैक्ट्री काउंसिल। ये फैक्ट्री काउंसिल्स क्या होते हैं? ये बिल्कुल वैसी है जैसे जार्ज ओरेल का क्या है? सिंडिकलिज्म। आप जिनको विश्वविद्यालयों की सिंडिकेट समझ में आती है उनको ये चीजें समझ में आती है। सिंडिकेट में विभिन्न समूहों के प्रतिनिधि बैठते हैं। यूनिवर्सिटी की जब भी सिंडिकेट की बैठक होती है आप देखें, वहां शिक्षकों के प्रतिनिधि आएंगे, वहां छात्रों के प्रतिनिधि आएंगे, वहां जो सत्ताधारी दल है उसके प्रतिनिधि आएंगे, राज्य के प्रतिनिधि आएंगे, ऐसे करके और एक सिंडिकेट तैयार होती है। जिसे हाँ सिंडिकेट का तात्पर्य है जहां विभिन्न समूहों के प्रतिनिधि क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं, उसको हम सिंडिकेट बोलते हैं। इसी से शब्द क्या बन गया है? सिंडिकलिज्म बन गया है। एक होती है लेबर यूनियन। लेबर यूनियन किसी भी क्षेत्र में खड़ी की जा सकती है। ईंट भट्टा वालों की एक लेबर यूनियन होती है, ईंट भट्टा लेबर यूनियन। जो चमड़े की फैक्ट्री में काम करते हैं उनकी अलग हो सकती है। लोहे की फैक्ट्री काम करने वालों की आयरन मैन लेबर यूनियन हो सकती है। जो सफाई करते हैं उनकी लेबर यूनियन अलग हो जाएगी, जो टेम्पो चलाते हैं उनकी लेबर यूनियन अलग हो जाएगी, बस चलाने वालों की लेबर यूनियन अलग हो जाएगी। तो ये होती है लेबर यूनियन जो हर एक क्षेत्र में अलग अलग काम करती है। जब सारी लेबर यूनियन एक जगह इकट्ठी हो जाए और वहां से एक एक दो प्रतिनिधि ले लिए जाए उनकी संख्या के अनुपात में, तो क्या बनती है? सिंडिकलिज्म। सारे व्यवसायों के काम करने वाले सर्वहाराओं के प्रतिनिधि जब एक जगह इकट्ठे होते हैं, मजदूरों के जो समस्त क्षेत्रों के मजदूर उनके प्रतिनिधि एक जगह इकट्ठे होते हैं, क्या बनती है? एक सिंडिकेट बनती है। इसी से बना है श्रम संघवाद या सिंडिकलिज्म। और इसको वो क्या बोलता है? फैक्ट्री काउंसिल्स बोलता है। तो ये भी जार्ज सोरेल से प्रेरित है उसकी बात। तो हमने दो शब्दावली और देखी, हिस्टोरिकल ब्लॉक देखा और क्या देखा? फैक्ट्री काउंसिल देखी। अब हम इसकी एक चीज और देखते हैं। एक लाइन आ सकती है, बुद्धि का निराशावाद और इच्छा शक्ति का आशावाद। ये सारा जो संदर्भ है, ये क्या क्रांति हो सकती है? क्या क्या फांसीवाद की खिलाफत हो सकती है? क्या हम चर्चा तब की कर रहे हैं जब इटली में 1923 के बाद मुसोलिनी आ गया है 19 और फांसीवाद आ गया। वह उसके 10 साल बाद जर्मनी में क्या आया था?
नाजीवाद आया था और हिटलर आया था। हिटलर से 10 साल पहले कौन आ गया था? मुसोलिनी ने इटली पे कब्जा कर लिया था, एक तानाशाह था, हम जानते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं फासिज्म की। तो कि फासिज्म से कैसे लड़े? तो कि ये जो बुद्धि है ना, इसमें जब निराशावाद आ जाता है, बुद्धि ज्यादा तार्किक होती है। ज्यादा तार्किक बुद्धि प्लेखानोव की थी, कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया। तो प्लेखानोव मैन सेविकों का नेतृत्व किया करता था। मैन सेविक होते हैं अल्पसंख्यक, रशियन शब्द है, और बॉल सेविक होते हैं बहुत से। तो प्लेखानोव और लेनिन दोनों बैठे। वो बोला, प्लेखानोव से लेनिन बोला क्रांति का बड़ा उपयुक्त समय है और हमें क्या कर देनी चाहिए? क्रांति कर देनी चाहिए। वो बोला, लेनिन अभी जिस हिसाब से गुरुजी बता के गए हैं, क्रांति का उपयुक्त समय नहीं आया है। बोला, गुरुजी क्या बता गए? कार्ल मार्क्स जी, कि कार्ल मार्क्स कह के गया क्रांति सीरीज में होगी। पहले सामंतवाद को कौन हटाएगा? बुर्जुआ हटाएंगे। फिर उसकी सामंत हट जाएंगे तो बुर्जुआ बैठ जाएंगे, यानी पूंजीपति बैठ जाएगा। और पूंजीपति को हटाने के लिए कौन आएंगे? मजदूर आएंगे। तो लेनिन बोला, अच्छा पहले एक क्रांति इंतजार करेंगे अपन, तब तक देखते रहे भी। पहले पूंजीपति किसको मारेंगे? सामंतों को। फिर पूंजीपतियों को हम मारेंगे। तो इसका मतलब अपन दोनों इस जीवन में तो क्रांति देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले तो रूस है जो अर्ध सामंती है, अर्ध औद्योगिक देश है। पहले उसका पूर्ण रूप से क्या होगा? रूस का औद्योगिकरण होगा। पूरा समाज कितने वर्गों में बांट जाएगा? 2 वर्गों में। पूंजीपति शक्तिशाली होंगे, वो सामंतों को मारेंगे, और उसके बाद क्रांति होगी, फिर औद्योगिकरण होगा, और फिर आगे क्रांति होगी। तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो प्लेखानोव को बोला, भी मैं तेरी बातों से साम्यता नहीं रखता, मैं तो आज ही क्रांति करूंगा, अभी क्रांति करूंगा। चाहे कार्ल मार्क्स कह के गया था कि क्रांति उन देशों में पहले होगी जो कौन होंगे? औद्योगिक होंगे। प्लेखानोव बोला कि अपना देश तो औद्योगिक है ही नहीं, यहां तो अधिकांश लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। आजा 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 आजा, कि यहां तो अधिकांश लोग खेती करते हैं, तो यहां क्रांति नहीं हो सकती। प्लेखानोव बोला, तो वहां क्रांति हुई। तो ग्रामशी बोलता है कि जब हम ज्यादा तर्क करते हैं, ज्यादा तार्किक होते हैं, तो कोई काम सिरे नहीं चढ़ता। हुआ क्या है कि जैसे ही फासिज्म आया ना, तो जो बुद्धिवादी लोग थे, साहित्यकार है या कवि हैं या विचारक हैं, वो ये सोच रहे हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो ऐसा करके उन्हें निराशा आ गई है, और वो मुसोलिनी का विरोध नहीं कर रहे हैं। जबकि क्रोचे जैसा विद्वान भी किसका पक्षधर हो गया था? मुसोलिनी का पक्षधर हो गया था। हमने शुरुआत में चर्चा की थी। वो बोला कि इससे लड़ने का एक ही तरीका है, वो क्या है? इच्छा शक्ति। कि रूस की क्रांति जो हुई ना, उसके पीछे क्या थी? लेनिन और बोल्शेविकों की क्या थी? इच्छा शक्ति थी। इसके पीछे किसका प्रयोग नहीं किया गया था? बुद्धि का प्रयोग नहीं किया गया था। बुद्धि तो प्लेखानोव लगा रहा था, और इन्होंने इच्छा शक्ति के बल के ऊपर किसानों को भी साथ लिया, मजदूरों को भी साथ लिया, और सैनिकों को भी साथ लिया, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से परेशान थे, और क्रांति करवा के जार को मार दिया। तो यही कहता है कि जैसे लेनिन ने किया ना, वैसा कहां किया जा सकता है? इटली में भी फासिज्म के खिलाफ जरूरत है किस चीज की? इच्छा शक्ति। तो कई बार बुद्धि के ऊपर विल हावी हो जाती है। इंटेलेक्चुअली जब हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल है, उसके ऊपर क्या हावी हो जाती है? विल। विल से आप कुछ भी जीत सकते हैं। तो ये फासिज्म से लड़ाई का तरीका बता रहा है कि अकेली बुद्धि नहीं जीत पाएगी, इसमें आप इच्छा शक्ति होगी तो आप फासिज्म के खिलाफ भी संघर्ष जीत लोगे। उसके बाद उसने इस फासिज्म की व्याख्या की। इस फासिज्म है क्या? तो फासिज्म की व्याख्या करते वो एक शब्द का प्रयोग करता है, वो क्या है? शिजरवाद है। कि अभी इटली है ना, शिजरवाद की प्रोसेस से गुजर रहा है। पहले तो अपन चर्चा करते हैं शिजरवाद है क्या। जूलियस सीजर एक डिक्टेटर था। फिर जाना पड़ेगा डिक्टेटर कौन होते हैं। इसके लिए आज से लगभग 1500, 1600 साल, 1700 साल पहले जाना पड़ेगा, जब रोमन गणतंत्र की चर्चा करनी पड़ेगी। रोम एक गणतंत्र था। ये प्लेबियन और ये शब्द पढ़े थे ना अपने, ये तब कहीं है। इस रोमन गणतंत्र
का नेतृत्व गणतांत्रिक व्यवस्था से चला करता था, जनता के प्रतिनिधि उसका संचालन किया करते थे। लेकिन गणतंत्र में संकट ये आता है कि जो निर्णय के केंद्र होते हैं ना वो बहुत सारे होते हैं। तो एकदम से जब निर्णय करना होता है तो व्यक्ति कितना चाहिए? एक। और गणतंत्र में निर्णय करने के लिए क्या होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं, तो निर्णय जल्दी से नहीं होता। संकट काल में वैसे जल्दी निर्णय करने होते थे। तो रोमन लोग क्या करते थे, जब कोई देश पे संकट आता था, बाह्य आक्रमण होता था, आंतरिक अशांति होती थी, तो उन गणतंत्र के जो प्रमुख लोग होते थे उनमें से एक व्यक्ति को वो कौन क्या बनाते थे? डिक्टेटर बनाते थे। उसकी शब्दावली डिक्टेटर, रोमन शब्दावली डिक्टेटर। उस डिक्टेटर को वो निर्णय की सारी शक्ति सौंप देते थे कि जब तक संकट का समाधान नहीं होगा, वहां क्या भंग हो जाता था? गणतंत्र भंग हो जाता था। और कितने व्यक्ति की निरंकुशता आ जाती थी? एक व्यक्ति की निरंकुशता आ जाती थी, वही समस्त निर्णय किया करता था। तो ऐसा ही एक बार संकट कहां आया था? रोमन पे। तो रोमन पे संकट आया तो सीजर जो कि वहां का एक मुख्य गणतांत्रिक नेता था, जूलियस सीजर, उसको वहां क्या बना दिया गया? डिक्टेटर बना दिया गया। जब शांति आ गई तो डिक्टेटर उसने क्या कि युद्ध में रोमन की रक्षा की थी और कई युद्ध जीते थे, रोमनों का विस्तार किया था। तो अब बोला कि यहां की जनता ना मुझे दिल से चाहने लगी है, तो मैं तो पद नहीं छोड़ूंगा। तो बाद में फिर इसके दोस्त ने मारा था। किसने? ब्रूट्स ने इसको मार दिया था, क्योंकि इसने गणतंत्र व्यवस्था की जगह डिक्टेटरशिप लाना चाह रहा था ये। तो सीजरवाद का तात्पर्य है कि अभी इस देश में वो कह रहा है सीजरवाद आ रहा है। अभी मुसोलिनी ने एक ही काम किया है कि लोगों को ठोक पीट के सीधा किया। उनके अभी फासिज्म दिमाग में नहीं बैठा है। फासिज्म किसी भी धारा को बैठने में टाइम लगता है। तो अभी फासिज्म नया नया आया है, ये सीजरवाद की प्रोसेस से गुजर रहा है। हाँ, अगर ये फासिज्म दिमाग में बैठ गया ना लोगों के, फिर ये नहीं निकलेगा। तो सीजरवाद का तात्पर्य है कि चीजें आरंभ हुई है और चीजें धीरे धीरे किस ओर जा रही है? मैं कहूंगा बल से वैधता की ओर जा रही है। इसका तात्पर्य क्या है? चीजें बल से वैधता की ओर जा रही है। अभी वो सिर्फ पिटाई करके लोगों को नियंत्रित कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने कहां कब्जा नहीं कर पाए हैं, उनके मस्तिष्क और दिलो दिमाग पे कब्जा नहीं कर पाए हैं। इसलिए उपयुक्त अवसर है कि किसको हटाया जाए? फासिज्म को। एक। दूसरा है संघर्षण का युद्ध, जिसकी हम अभी चर्चा करके हटे हैं। संघर्षण का युद्ध का तात्पर्य है कि हम इस जो स्टेट पावर है, सारी पावर मुसोलिनी के पास आ गई है, जो कि एक डिक्टेटर है। हम इससे संघर्ष अकेले नहीं कर सकते। तो इसके जितने भी विरोधी हैं ना, उनको हमें क्या लेना पड़ेगा? साथ लेके। और कौन सा ब्लॉक बनाना पड़ेगा? एक हिस्टोरिकल ब्लॉक। जो पूंजीपति इसका विरोध कर रहे हैं मुसोलिनी का, उनको भी साथ ले लेंगे। जो किसान विरोध करें उनको भी साथ ले लेंगे। जो मजदूर विरोध करें उनको भी साथ ले लेंगे। जो छात्र विरोध कर रहे हैं उनको भी साथ ले लेंगे। जो कोई इनका विरोध कर रहा है उन सबको हम क्या ले लेंगे? साथ। तो ये कौन सा युद्ध होगा? संघर्षण का युद्ध बोलता है इसको, जो हिस्टोरिकल ब्लॉक बना के होगा। समस्त लोगों को जो मुसोलिनी के विरोधी हैं एक बार साथ लेना ही पड़ेगा, भले ही वो बुर्जुआ ही क्यों ना, चले वो पूंजीपति क्यों ना हो, एक बार उनको साथ लेना पड़ेगा। किसके खिलाफ है? फासिज्म। तीसरा क्रांति होगी। वो एक बार कैसी क्रांति करनी पड़ेगी? पैसिव रिवॉल्यूशन करनी पड़ेगी। ये पैसिव रिवॉल्यूशन और एक्टिव रिवॉल्यूशन। पैसिव का तात्पर्य होता है मस्तिष्क के ऊपर कब्जा करना, और एक्टिव का तात्पर्य होता है सीधा ही क्या निकाल लेना? लाठियां निकाल लेना। तो आप फासिज्म के खिलाफ अगर सीधा ही संघर्ष शुरू करते हैं तो आप जीत नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि राज्य के पास मिलिट्री है, पुलिस है, सारी ताकत उसने न्यायपालिका तक को अपने नियंत्रण में रखा, आप जीत नहीं पाओगे। तो पहले एक्टिव रिवॉल्यूशन मत करो, सक्रिय क्रांति मत करो, बल्कि पहले कौन सी क्रांति करो? पहले लोगों के मस्तिष्क में बिठाओ चीजों को, फिर वो एक दिन अपने आप ही क्या करेंगे? क्रांति कर देंगे। तो फासिज्म के खिलाफ कैसी क्रांति कामयाब होगी? पैसिव। हमने कौन सी क्रांति कर दी थी 1857 में? एक्टिव रिवॉल्यूशन कर दी थी। परिणाम क्या निकला कि हम अंग्रेजों से 6 महीने टिक पाए थे। और जैसे ही गांधी के नेतृत्व में हमने कौन सी क्रांति शुरू की? पैसिव रिवॉल्यूशन। पहले मस्तिष्क तैयार किया, लोगों को मोटिवेट किया उनको, और वही लोग जो इतने डरपोक थे वही शेर हो गए थे बाद में, अंग्रेजों को भगा दिया। वो पैसिव रिवॉल्यूशन थी।
उसके बाद एक्टिव रिवॉल्यूशन करो आप। तो फासिज्म के तहत वो सीजरवाद की, संघर्षण का युद्ध, ऐतिहासिक ब्लॉक, और कौन सी रिवॉल्यूशन की चर्चा कर रहा है? पैसिव रिवॉल्यूशन की। अब दो मुद्दों की और चर्चा बची है, जिनकी पहले भी चर्चा हो चुकी है, और चर्चा कर लेते हैं। एक तो बिल्कुल नई चर्चा है, उससे पहले मैं पुरानी चर्चा करूंगा, और मैं आपको प्रैक्सिस की थ्योरी कराऊंगा, थ्योरी ऑफ प्रैक्सिस। गलत तो नहीं लिख दी स्पेलिंग, कोई बता देना, देखिए हो ही जाती है मेरे से एक आधा शब्द तो। थ्योरी ऑफ प्रैक्सिस। पहले था प्लेटो, फिर आया अरस्तु। प्लेटो ने समस्त ज्ञान को क्या कर रखा था? एक कर रखा था। अरस्तु आया तो उसने ज्ञान के कितने भाग कर दिए? 3 भाग। प्लेटो समस्त ज्ञान को दर्शन में समाहित माना करता था। अरस्तु आया तो उसने ज्ञान के 3 भाग कर दिए। एक है थ्योरिया, एक थी पोइसिस, और एक थी प्रैक्सिस। एक में हम थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं। दूसरे को हम ड्राइंग करते हैं, उसको व्यवहार में कैसे डालें, आज हम और कर लेंगे। और तीसरे में हम किसी भी सिद्धांत को कहां डालते हैं? व्यवहार में डालते हैं। अब इसे ऐसे होता है, एक होता है सोचना, एक होता है सोचे हुए को लिखना, और तीसरा होता है लिखे हुए को व्यवहार में डालना। 3 काम हो गए। तो एक तो दिमाग में आया, उसको आपने उतार दिया किसी के ऊपर, वो हो गया पोइसिस। और जो उतरे हुए को, लिखे हुए को आपने कहां डाल दिया? व्यवहार में डाल दिया, वो हो गया प्रैक्सिस। तो सबसे जो जोरदार गतिविधि होती है वो कौन सी होती है? टॉप गतिविधि कौन सी होती है? प्रैक्सिस। सबसे सर्वोच्च ज्ञान प्रैक्सिस का ज्ञान होता है। ये हमें कौन बता के गया था? अरस्तु। सीधी सी थ्योरी है, इसके द्वारा सिद्धांत को कहां डाला जाता है? व्यवहार में। हम एक छोटा सा शब्द बोलते हैं कि आप एक तरफ 1,00,000 शब्दों को ले लें और एक तरफ एक काम को ले लें, भारी कौन होता है? एक तरफ तो हम 1,000 शब्द बोले ऐसा मान लो, और एक तरफ हम उसके बदले में एक क्या करके दिखा दें? काम करके दिखा दें, तो भारी कौन होता है? काम भारी होता है बजाय कि शब्दों के। तो मुद्दा क्या होता है? बोलना मुद्दा नहीं होता। इस टाइम 50-1 लाख लोग हैं जो लगातार क्या कर रहे हैं इस देश के अंदर? बोल रहे हैं माइक लेके, भांति भांति के उदाहरण देके। इतनी लंबी लंबी जीभ है उनकी, और ये पेट फुला रखा है उन्होंने। वो ठेकेदार है हमारे, जिनके कपड़े भी अलग रंग के हैं। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं? उनको कहां नहीं डाल रहे? व्यवहार में डाल। जिनके एक बड़े प्रतीक हैं, जो 2-3 अभी छूट के आए हैं। एक है वो तो 15 दिन अंदर जाते हैं और फिर 2-1 महीने का आ जाते हैं। चुनाव का माहौल बन बाहर आ जाते हैं। राम रहीम जी, राम रहीम जी का प्रैक्सिस से कोई संबंध है नहीं, ये वागवीर होते हैं। तो सिद्धांत को कहां डालना चाहिए? आपके व्यवहार में। जो कहा उसको व्यवहार में डालना। अरस्तु का सबसे अच्छा ज्ञान ये है। और ये बोला, ये काम 2 सब्जेक्ट करते हैं। एक तो करता है एथिक्स, और दूसरा करता है आपका पॉलिटिकल साइंस। इसीलिए वो कहता है मास्टर साइंस कौन सी साइंस है? क्योंकि वो ज्ञान का सर्वोच्च रूप है, जो सिद्धांत को उसमें व्यवहार में डाला जाता है। उसके बाद इसकी चर्चा हमने तब की थी जब हमने किसको पढ़ा था? कार्ल मार्क्स पढ़ा। और कार्ल मार्क्स की हमने पुस्तक पढ़ी, थीसिस ऑन फायरबाख। फायरबाख जो जर्मनी का एक दर्शन शास्त्री था, इसके ऊपर कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, थीसिस लिखी इसके ऊपर, फायरबाख के ऊपर। और उसमें यह लिखा कि आज तक विद्वानों ने सिर्फ दर्शन की व्याख्या की है। मुद्दा क्या है? दर्शन को के माध्यम से दुनिया को बदलना है। कार्ल मार्क्स ने यह कहा थीसिस ऑन फायरबाख में। फिर उसके बाद हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? ग्रामसी। ग्रामसी भी कह रहा है कि अच्छा ज्ञान यही है कि चीजों को कहां डाला जाए? व्यवहार में डाला जाए। तो जो राजनीतिक है, स्वाभाविक है, वो क्या होगा? व्यवहारिक होगा। तो जो भी व्यवहार है उससे को राजनीति में डालना। इसी प्रैक्सिस की चर्चा कौन कर रहा है? ग्रामसी।
इसी प्रेक्सिस की चर्चा की थी जीन पॉल सार्त्र ने, और इसके ऊपर एक बार तो इस बार क्वेश्चन आया ही था। इसी की चर्चा करती है हन्ना अरेंट। हन्ना अरेंट हालांकि देखिए परंपरावादी है, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं कि वो काय की चर्चा नहीं कर सकती प्रेक्सिस की। ये कहते हैं हम 3 प्रकार के काम करते हैं, एक हम लेबर करते हैं, एक हम वर्क करते हैं, और एक हम एक्शन करते हैं। हम 3 प्रकार की गतिविधियां करते हैं। वो कहते हैं ये सबसे घटिया गतिविधि होती है लेबर, ये हम पेट पालने के लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं। दूसरा होता है वर्क, ये हम खुद के लिए भी करते हैं, औरों के लिए भी करते हैं। अगर आप एक मजदूर हैं, अगर आप एक किसान हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, तो आप किसके लिए काम कर रहे हैं? खुद के लिए जो काम करते हैं वो लेबर है, वर्क। ये जो सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, ये जो कलाकृतियां बनाते हैं, जो फिल्में बनाते हैं, इनका 2 उद्देश्य होते हैं। एक होता है खुद की संतुष्टि, और एक जनता को भी इनसे क्या आता है? आनंद आता है। वो कौन सा काम होता है? ये फिल्में बनाना, पेंटिंग बनाना, मूर्तियां बनाना, कलाकृतियां बनाना, वो वर्क होता है जिसमें सृजनात्मकता किसी और रूप में सामने आती है। सबसे उच्च गतिविधि कौन सी होती है? एक्शन। ये नागरिक होते हैं, वो एक्शन करते हैं। अगर आपको एक्शन समझ नहीं आ रहा है तो अरस्तु के नागरिक की कल्पना करो। वो घर के कामों के बजाय कौन से काम करता था? वो समाज सेवा के जो काम करता है, राजनीतिक और सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेता है, जो पब्लिक स्फीयर में भाग लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्शन बोलते हैं। ये है एक्शन, ये सर्वोच्च गतिविधि होती है। आप बताओ कुछ ऐसे उदाहरण दो जिनमें एक्शन है, ऐसे कुछ 2-4 एक भारत के लोग बताओ जो एक्शन करते हैं। आप कहते हैं कि वो सलमान खान करता है, वो शर्ट बट फाड़ के, वो नहीं, एक वो ऐसे फेंक के वो एक सिगरेट मुंह में ले लेता है। कौन सा? रजनीकांत। हाँ, एक बार आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 व्यक्तियों में प्रतियोगिता हुई। एक थे रजनीकांत जी और एक थे महापुरुष। 2 व्यक्ति थे। महापुरुष कहते समझ आया करो, बोलना नहीं है। तो दोनों एक बार मिले तो रजनीकांत उस एक निश्चित एक बार उसको एक पार्टी में घुसाने की कोशिश हुई थी, फिर बोला मैं तो मेरी स्वतंत्र पार्टी बनाऊंगा, मैं तो महापुरुष वाली पार्टी में नहीं जाऊंगा। तो रजनीकांत और वो दोनों मिले। तो रजनीकांत बोला कि महापुरुष जी, मैंने बहुत बुरे दिन देखे, और मेरा अगर आप जीवन चरित्र पढ़ लो, मेरा संघर्ष पढ़ लो, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बोला कैसे? वो बोला कि मैं जब बचपन में इतने अभाव देखे हैं मैंने कि हमारे घर पे मोमबत्ती तक नहीं होती थी, तो मैं अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ा हूं, अगरबत्ती की। महापुरुष के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बोला अच्छा फिर? कि मैंने इससे बड़े भाव देखे। कैसे? कि हमारी तो अगरबत्ती भी नहीं थी। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था विद्युत कुमार। वो आता था और आके मेरे पास बैठ जाता था और मैं पढ़ता रहता था। कि फिर ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार तूफान आ गया तो मेरा दोस्त विद्युत कुमार है, नहीं आ पाया। तब मेरे घरों में एक बहन लगती थी जिसका नाम था बिजली कुमारी। वो अपने घर बैठी थी, वहां से फिर मैंने पढ़ा के तो नतमस्तक हो गया। कौन है? रजनीकांत। ये जोड़े हाथ, मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता। तो खैर मैंने एक्शन से मुद्दे की चर्चा तब मैं कर रहा था। एक्शन वो एक्शन नहीं है। कौन सा एक्शन बताओ? वर्तमान में भी आपको ऐसे मिल जाएगी। अन्ना हजारे कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए? एक्शन से। मेधा पाटकर एक्शन से। ये अपने अजमेर वाली ये पति पत्नी दोनों, बंकर राय और अरुणा राय, कैसे जुड़े हुए? एक्शन से। ये होता है एक्शन। तो हन्ना अरेंट कौन सी गतिविधि को श्रेष्ठ मानती है? एक्शन। एक्शन में आप क्या कर रहे हैं? सिद्धांतों को क्या ढाल रहे हैं? व्यवहार में ढाल रहे हैं। औरों के लिए काम करना एक्शन है। ये है प्रेक्सिस। तो हमने ग्रामसी भी किसका समर्थक है? प्रेक्सिस का समर्थक है। ये तो हमने ग्रामसी के खुद के विचार थे वो कंप्लीट कर लिए। अब हम करेंगे नवग्रामसीवाद। ये क्या है? नवग्रामसीवाद की चर्चा। नवग्रामसीवाद देखिए, इसको बोलते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस।
विमर्श विश्लेषण, इसका ये नाम भी है, विमर्श विश्लेषण। डिस्कोर्स एनालिसिस। देखिए वैसे ही है जैसे हम जब नव मार्क्सवाद को पढ़ते हैं तो हम इसका एक आलोचनात्मक सिद्धांत पढ़ते हैं। एक क्रिटिकल थ्योरी पढ़ी थी जो कौन से स्कूल में विकसित हुई थी? फ्रैंकफर्ट में विकसित हुई थी, हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो एक है ग्रामसीवाद, और ग्रामसीवाद को समयानुकूल कोई परिवर्तन करने हैं क्या, तो क्या आया नवग्रामसीवाद। कि ग्रामसीवाद कामयाब है क्या, इसको सोचना तो ये नवग्रामसीवाद है। इसको हम नवग्रामसीवाद का एक रूप है कौन सा? विमर्श विश्लेषण, डिस्कोर्स एनालिसिस। अब ये पहले समझते हैं विमर्श क्या होते हैं। ये शब्दावली तो आजकल बहुत ही फेमस हो रखी है, हर रोज अखबार में ये शब्द आप जरूर पढ़ते हो। ये ना बड़ा इसका मजेदार ऐसा निहितार्थ है, किसी भी एक स्पेशल विषय के ऊपर, किसी भी विषय के ऊपर, किसी भी घटना के ऊपर, या कुछ भी जोड़ लो इसके, एक जो निश्चित सामाजिक सोच होती है उसको हम विमर्श बोलते हैं। हम भारत के संदर्भ में देखें तो व्यक्ति के बारे में विमर्श हो सकता है। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उनके सामने आप नाम लो राहुल गांधी का, राहुल गांधी का नाम लेते ही उससे संबंधित सारे जो इसके संदर्भ में क्या तैयार किया गया है, एक विमर्श तैयार किया गया सोशल मीडिया के द्वारा। एक निश्चित सामाजिक सोच तैयार कर दी गई है जिसके लिए वो किस शब्द का प्रयोग करते हैं? पप्पू शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही वो एक और शब्द का प्रयोग करते हैं, वो कौन से का करते हैं? पप्पू के अलावा एक और दूसरा शब्द कौन सा है? गप्पू है। तो ये विमर्श होते हैं। अब देखते हैं विमर्श क्या है। पर्टिकुलर जातियों के बारे में कुछ विमर्श होते हैं कि ये जातियां कैसी होती है, ऐसी होती है। जैसे हरियाणा के जो जाट है उनके लिए कि बोलने में क्या होते हैं? अक्खड़ होते हैं, ठीक है। वैसे ही राजपूतों के लिए ये विमर्श बना हुआ है कि ये युद्ध से पीछे नहीं हटते, ठीक है। ऐसे ना हर एक जातियों के बारे में ऐसे विमर्श बने होते हैं, एक सोच बनी होती है, निश्चित सामाजिक सोच। ऐसी सोच कुछ जातियों के बारे में अंग्रेजों ने बना रखी थी, कुछ जातियों के बारे में कि ये जातियां हैं, ये क्राइम पेशा जातियां हैं, यानी इनका काम ही क्या है? अपराध करना है। कुछ आपराधिक जातियों का तमगा लगा रखा था कुछ के ऊपर। हम भी सोचते हैं कोई आदमी जब आगे बढ़ता है किसी एक विशिष्ट जाति का जिसको अंग्रेजों ने कुछ और बना रखा था, हमारे ये बढ़ेगा आगे, ये तो कौन सी जाति का है? कल तक तो ये काम किया करते थे, ताले तोड़ा करते थे, चोरियां किया करते थे, भैंसे चुराया करते थे। ऐसे करके क्या तैयार कर दी जाती है? एक सामाजिक सोच। सुभाष चंद्र बोस बड़े गर्वपूर्वक अपने नाम के आके क्या लगाते थे? नेताजी। और आजकल नेताजी क्या? नेताजी का तात्पर्य तो झूठा है, जो धोखेबाज है, जो लंपट है और जो भ्रष्टाचारी है। तो नेता शब्द के आसपास भी एक निश्चित सामाजिक क्या हो गई है। तो लेकिन सारे नेता तो ऐसे नहीं होते। बहुत सारे नेता होते हैं जो इस विमर्श से बाहर आते हैं, वो जनता की भलाई के लिए भी काम करते हैं। लेकिन हम क्या करते थे? सोच के दायरे को क्या कर लेते हैं? निश्चित कर लेते हैं। अब आप जो व्हाइट मैन हैं यूएस के, अमेरिका के जो गोरे हैं, उनसे पूछो वो क्या सोचते हैं। ये जो इसके समर्थक हैं ट्रंप के, वो क्या सोचते हैं? एक बड़ा वर्ग ये सोचता है कि अश्वेत लेजी होते हैं, अश्वेत अपराधी होते हैं और अश्वेत कामचोर होते हैं। बुद्धि का क्या पाया जाता है? अभाव। और ये शारीरिक श्रम के तो लायक होते हैं लेकिन बौद्धिक श्रम के लायक नहीं होते। ये उनका विमर्श है। ये सारा सरकारी कर्मचारी जैसे भारत में कहते हैं कि क्या बन जाओ सरकारी कर्मचारी, उसके सरकारी कर्मचारी का नाम आते ही क्या तैयार हो जाता है? एक डिस्कोर्स तैयार हो जाता है, एक निश्चित सामाजिक सोच है कि वो जो आम आदमी से कम मिलेगा, वो जो भ्रष्टाचार करेगा, वो जो लाल फीता सही करेगा, वो जो झूठी अकड़ में रहता है। ऐसे करके एक विमर्श तैयार हो रखा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? विमर्श। अब फिर ग्रामसी के बारे में ऐसा क्या विमर्श है? इसका तात्पर्य है कि ग्रामसी है वो वर्तमान समय में प्रासंगिक है या नहीं है, उसके बारे में जो एक निश्चित सोच है वो वर्तमान में लागू हो सकती है या नहीं हो सकती। कुल मिला के ये है कि जो एक सामाजिक सोच बनाई थी लोगों के मन में, किसने? ग्रामसी ने। वो कामयाब है क्या इस टाइम? मुद्दा वो है।
एक सामाजिक सोच निश्चित करके गया था मार्क्स। मार्क्स ने एक संसार में एक विमर्श तैयार किया। वो विमर्श ये था कि वर्ग लैंगिक नहीं होते, वर्ग नरजातीय नहीं होते, वर्ग धार्मिक और जातीय नहीं होते, बल्कि वर्ग क्या होते हैं, आर्थिक होते हैं। एक विमर्श तैयार किया। फिर उसने इतिहास को लेके एक विमर्श तैयार किया कि इतिहास में कभी राष्ट्र नहीं झगड़ते, बल्कि इतिहास में कौन झगड़ते हैं, हमेशा ही दो वर्ग झगड़ते। वो विमर्श तैयार किया। ऐसे करके हमने उसके कितने विमर्श तैयार किए थे। ऐसे विमर्श कौन तैयार करके गया है, ग्राम्सी। अब आपको ग्राम्सी के विमर्श याद है कि आर्थिक निर्धारणवाद नहीं होता, अधिसंरचनाएं भी महत्वपूर्ण होती है, और सिर्फ मैटर ही महत्वपूर्ण नहीं होता, विचार भी महत्वपूर्ण होते हैं, भाषा भी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे करके, और जब हम ग्राम्सी के विमर्श को वर्तमान समय में लागू करें और ये देखें कि ये वर्तमान समय में लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, और लागू करें तो उसको कैसे करें, उसको हम क्या बोलते हैं, नव ग्राम्सीवाद। एक शब्द है नव मार्क्सवाद। मार्क्सवाद को वर्तमान जटिल समाज के अकॉर्डिंग और ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए, और ज्यादा व्यापक बनाने के लिए, और ज्यादा वैध बनाने के लिए, और ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए जिन लोगों ने काम किया उसको हम क्या बोलते हैं। अगर आप मार्क्स में सुधार नहीं करोगे तो बदलते समाज के अकॉर्डिंग मार्क्स प्रासंगिक नहीं रह पाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा। इसको रिलेवेंट रखना है अगर मार्क्स को, तो समय अनुकूल उसमें क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन। इसको हम क्या बोलते हैं, नव मार्क्सवाद बोलते हैं। उसमें हेगल भी घुसाना पड़ेगा, उसमें मैक्स वेबर भी घुसाना पड़ेगा, उसमें ये आपका फ्राइड भी घुसाना पड़ेगा, ग्राम्सी के विचार भी घुसाने पड़ेंगे, तब क्या तैयार होता है, नव मार्क्सवाद। और ऐसे ही क्या तैयार होता है, नव ग्राम्सीवाद तैयार होता है। अब हम चर्चा करें नव ग्राम्सीवादी कौन कौन है। तो ऐसे नव ग्राम्सीवादियों में एक है निकोल्स पोलांताज, या पोलांताज है, कई बार पोलांजा लिखते हैं। ऐसे में ही हम दो नाम बड़े फेमस पढ़ते हैं, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काम करते हैं, आईपी में। इनकी तो हम खूब चर्चा करेंगे जब आईपी की थ्योरीज करेंगे। एक व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट कॉक्स और एक का नाम है स्टीफन गिल। ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसका प्रयोग करते हैं, नव। अब कई बार तो सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से विचारक हैं जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नव मार्क्सवादी है। तो रूपण एक और है, रॉबर्ट कॉक्स, और कौन है, स्टीफन गिल है। और ऐसे ही जब भाषा के क्षेत्र में नव ग्राम्सीवाद की चर्चा आती है तो लेकलाउ और माउफे, जिनको हम उत्तर मार्क्सवादी भी कहते हैं, उनको हम भाषा के क्षेत्र में क्या बोलते हैं, नव मार्क्सवादी। तो ये कुछ नाम है जो आपको धीरे धीरे याद होंगे। ऐसे दो व्यक्ति हमने किए थे, लेकलाउ, इनके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है, और माउफे, चेंटाल माउफे। इन दोनों को हम उत्तर मार्क्सवादी बोलते हैं कि मार्क्सवाद चला गया है, उत्तर मार्क्सवाद। इन्हीं को हम बोलते हैं नव ग्राम्सीवादी। लेकिन किस क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में। तो राजनीति के क्षेत्र में निकोलस पोलांजा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में रॉबर्ट कॉक्स और स्टीफन गिल, और भाषा के क्षेत्र में नव ग्राम्सीवाद किसका, लेकलाउ और चेंटाल माउफे का है। तो ये हमने ग्राम्सीवाद से जुड़ा हुआ लेटेस्ट क्या कर लिया, नव ग्राम्सीवाद। इसको हम और क्या बोलते हैं, विमर्श विश्लेषण। कि जो विमर्श तैयार किया गया था, जो सोच तैयार की थी ग्राम्सी ने, वो वर्तमान में प्रासंगिक है, या अगर है तो उसको कैसे प्रासंगिक किया जाए, ये था। तो हमने नव ग्राम्सीवाद कर लिया। इसके साथ ही ग्राम्सी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है।